कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। सो वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है। आज के बाद इस चैनल पर मैं 5 डेज अ वीक स्टोरी अपलोड किया करूँगी, जिनमें से वेडनेसडे एंड सैटरडे को मैं सिर्फ शॉर्ट अपलोड किया करूँगी, क्योंकि वेडनेसडे एंड सैटरडे को मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टोरी को प्रिपेयर करती हूँ। एंड सेकेंडली गाइस, स्टोरी को क्रिएट करना, रिकॉर्ड करना और एडिटिंग करना, ये सब मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन स्टिल 5 डेज मैं रेगुलर स्टोरीज़ को अपलोड करूँगी। एंड गाइस, अगर आप मुझे सच में सुन रहे हैं तो प्लीज़ 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 मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट स्टोरी को अपलोड करने के लिए। एंड जो लोग इस वक्त मुझे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। हाल ही में मैं कुछ 2 हफ्ते पहले ही इस घर में शिफ्ट हुआ था। मेरे इस घर के पास मेरा एक दोस्त रोहन भी रहता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी से शुरू हुआ था, एक रैंडम सी और एक नॉर्मल सी सेल्फी से। अपने बारे में बताऊं तो मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड सिर्फ इसलिए ही मैंने अपने पीसी को कस्टमाइज करवाया था। पूरे पूरे दिन गेम खेलना और फिर रात को इंस्टाग्राम में स्क्रॉलिंग, इन सब चीज़ों के चलते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। उस दिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हवा खा लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना सोने की वजह से उस दिन मेरा हेडेक भी हो रहा था। उस दिन शाम को मैं पार्क की बस एक बेंच पर बैठा हुआ था। मेरा सर अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन शाम की उस रोशनी में जब सनसेट हो रहा था तो वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उस वक्त अचानक से उस नज़ारे को देखते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और अपने फ़ोन के कैमरा के लेंस को थोड़ा साफ करता हूँ, और उसके बाद मैं एक नॉर्मल सेल्फी अपने फेस के साथ ले लेता हूँ। बैकग्राउंड में वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल ही था, वो बस मेरी गैलरी की एक और फ़ोटो थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फ़ोटो ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। उस वक्त घर आने के बाद मैं बस बेड पर लेटा उस गैलरी को बस स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक से मेरी नज़र उसी फ़ोटो के कोने पर पड़ती है। मुझे उस फ़ोटो में एक चेहरा नज़र आता है, एक फिगर नज़र आता है। मैं जब थोड़ा जूम करता हूँ तो मुझे वो फिगर देखने से एक औरत का लग रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद जब मैं फ़ोटो ले रहा था तो कोई रैंडम पर्सन मेरे पीछे से निकल गया होगा और कैमरे ने उसको भी कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन जितनी देर तक मैं उस शैडो जैसी चीज़ को देखता गया, वो उतनी ही ज़्यादा अजीब लगने लगी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो उस फोटो के अंदर से मुझे ही देख रही है। उसका वो चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा था, और उसकी वो बड़ी बड़ी आँखें जो मुझे हल्की सी नज़र आ रही थी, वो उसको और भी ज़्यादा क्रीपी बना रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। मैं उसके चेहरे पर वो ब्लैंकनेस साफ साफ देख सकता था। उस औरत को देखने के बाद एक पल को मेरी पूरी बॉडी कांप चुकी थी। उसके बालों को मैं देख सकता था। उसके बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस अभी ही पानी से बाहर आई हो। उसके वो बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसको देखता गया, वो इंसान की जगह मुझे कुछ और ही लगने लगी, और अब वो नॉर्मल तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। मैं खुद को कन्विंस करता हूँ कुछ भी नहीं है, शायद फ़ोन का कोई ग्लिच होगा या फिर कैमरे की गलती। मैं अपना फ़ोन साइड में रखता हूँ, लेकिन उसका वो बेजान सा चेहरा वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था, और मुझे मेरे ही कमरे में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगा। लेकिन फिर मैं जैसे तैसे सो जाता हूँ। अगले दिन भी मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकता था। मैं उस वक्त अपनी सुबह की कॉफ़ी पी रहा था, और फिर मैं दोबारा से अपनी गैलरी को खोलता हूँ। शुरू में सब कुछ ठीक था। पार्क की फ़ोटो, कैफ़े की फ़ोटो, दोस्त के घर की तस्वीरें,
लेकिन फिर एकदम से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। मेरी नज़र फिर से उस औरत पर जाती है। वो मुझे फिर से नज़र आती है, सारी फोटोज़ में नहीं, लेकिन कुछ फोटोज़ में। कभी पेड़ के पीछे, कभी वो कैफ़े के शॉप की विंडो में रिफ्लेक्शन में दिखाई देती, और कभी दोस्त के बैकयार्ड में। हर बार वही चेहरा, वही लाश जैसे एक्सप्रेशन, और मैं फिर से खुद को कन्विंस करने लगता हूँ। शायद कोई रैंडम फिल्टर लग गया होगा, लेकिन मुझे अंदर से एक चीज़ मालूम थी कि वो हर फोटो में है। उस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी बॉडी एक पल को जाम हो गई थी, और मैंने अपनी उस कांपती हुई आवाज़ से सिरी को बोला, हे सिरी, डिलीट ऑल द पिक्चर्स राइट नाउ। और ऐसा बोलते के साथ ही धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने सारी फोटोज डिलीट होने लगती है, और मैं रिलीफ में सांस लेता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है, सारी फोटोज डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन मैं अभी भी बेचैन था। उस औरत की वो आंखें, वो चेहरा, वो मेरे दिमाग में मानो छप चुका था। मैं चाहकर भी उस औरत को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। एंड देन मैं उसी शाम अपने सोफे पर बैठा था, और इतने में मुझे मेरे दोस्त रोहन का कॉल आता है। वो मुझे बोलता है कि आज उसके कज़न के घर में पार्टी है, एंड वो मुझे उसकी पार्टी को अटेंड करने के लिए इंसिस्ट करता है, और साथ में वो मुझे मेरा स्पीकर लाने को भी बोलता है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट होता हूँ। मैं उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, और दिमाग से वो तस्वीरें जाने का नाम नहीं ले रही थी, और उस वक्त मैं बाहर भी जाने की हालत में नहीं था। इतने में मेरा दोस्त मुझे थोड़ा और इंसिस्ट करता है। वो मुझे बोलता है, यार हम इतने दिन से नहीं मिले, और ऊपर से तू भी आजकल अपने में ही बंद रहता है, लोगों से मिल, तुझे अच्छा फील होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं भी सोचने लगता हूँ, वो कहीं ना कहीं ठीक ही बोल रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा नेगेटिविटी से ब्रेक लेना था। मैं उसको हाँ बोल देता हूँ, और इस कन्वर्सेशन के बाद हमारी कॉल कट हो जाती है। फ़ोन रखने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ। उसके बाद मैं उठता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे मेरा शरीर भारी लग रहा था। मैं फिर भी उठता हूँ, नहाने जाता हूँ, और अपने कपड़े पहनता हूँ और निकल जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुँचता हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग थे, पार्टी बहुत ही अच्छी चल रही थी। वहाँ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, स्पीकर के गानों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं वहाँ कुछ मिनट के लिए खड़ा रहता हूँ कि रोहन मुझे देखता है। वो उस भीड़ से मेरे पास आता है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और वो मुझे बोलता है, अच्छा हुआ तू आ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो मेरे हाथों में ड्रिंक थमा देता है और बोलता है, ये ले, तुझे इसकी ज़रूरत है। मैं वो ड्रिंक लेता हूँ और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर तभी मुझे फिर से मेरी बॉडी में सेंसेशन होती है। मुझे महसूस होने लगता है जैसे कि मानो मुझे कोई देख रहा है। मैं उस जगह पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। लेकिन फिर मैं रोहन की तरफ देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे उससे शेयर कर लेना चाहिए। रोहन वहाँ एंजॉय कर रहा था। मैं उसको इशारों से अपने पास बुलाता हूँ, और मैं उसको बताता हूँ, मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब। वो मेरी बातों को गौर से सुनना शुरू करता है। मैं उसको सब कुछ A to Z बताता हूँ। वो सेल्फी, उस औरत का देखना, फिर मुझे हर वक्त ये महसूस होना कि कोई तो मुझे देख रहा है। जैसे जैसे मैं उसको बता रहा था, उसके एक्सप्रेशन साथ साथ में बदल रहे थे, और मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो कुछ सेकंड रुककर बोलता है, यार तू शक्ल से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, और तेरी शायद नींद भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए शायद तेरे दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तू आराम कर, एंड देन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं वहाँ खड़ा होकर उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था, एंड देन वो मुझे बोलता है, एक बात बता, तो स्पीकर लेकर आया? जिस पर कि मैं उसको बोलता हूँ,
शिट, वो तो मैं जल्दबाजी में ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। वो मुझे अपनी बाइक की चाबी देता है और मैं स्पीकर लेने निकल जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे जैसे घर की तरफ जा रहा था, मुझे वही सब चीज़ें याद आ रही थी और मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं घर पहुँचता हूँ। मेरा स्पीकर मेरे घर के बेसमेंट में था। बेसमेंट यार, वैसे ही मेरे साथ इतना अजीब चीज़ें हो रही है और इस स्पीकर को भी बेसमेंट में ही होना था। मैं ये सब खुद से बोल रहा था और यही सब बोलते बोलते मैं बेसमेंट की तरफ जाने लगता हूँ। मैं जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता हूँ, एक अजीब सी सीलन जैसी स्मेल मुझे आती है। मेरे बेसमेंट की लाइट भी बहुत टाइम से ख़राब थी और आलस की वजह से मैंने उसको बदला भी नहीं था। मैं अपने फ़ोन की टॉर्च खोलता हूँ और नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता हूँ। मैं अपनी टॉर्च से वहाँ स्पीकर को ढूंढने लगता हूँ और थोड़ा यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे स्पीकर दिखाई देता है। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता हूँ और हर कदम के साथ मुझे वहाँ की हवा भारी महसूस हो रही थी और मैं जैसे ही स्पीकर उठा ही रहा था कि इतने में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है और ये एहसास वहाँ ठंड की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं था। ये एहसास ऐसा था जैसे कि मानो वहाँ मेरे अलावा और कोई भी है। मैं अपने मन के अंदर सोचता हूँ, बस उठा और निकल यहाँ से। मैं स्पीकर को कस के पकड़ता हूँ, लेकिन 10 सेकंड में वहाँ से निकलने के लिए मुड़ता हूँ। मेरे सामने कुछ था। वो चीज़ मेरे ही सामने उन सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उस पल तक मेरा दिल रुक चुका था। मेरी नज़र जब थोड़ा और उस चीज़ को देखती है, तब मुझे समझ में आता है कि ये वही औरत है। उसके वो बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो अपनी उन आंखों से एक टक बस मुझे घूरे जा रही थी, जैसे कि मानो वो मुझे वॉर्न कर रही हो कि मैं अगर 1 इंच भी हिला तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त तक मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, जैसे कि मानो मेरा सीना फट जाएगा। उस वक्त मैं ना कुछ बोल पा रहा था और ना मैं हिल पा रहा था और वो औरत अब धीरे धीरे मेरे करीब आने लगती है। उसकी वो डरावनी आंखें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हट रही थी, लेकिन जब वो मुझसे दूर थी, उसकी हाइट नॉर्मल थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी शरीर की लंबाई भी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचती है, उसके और मेरे बीच में बस कुछ ही इंच की दूरी थी और अब वो मुझे अपनी डरावनी आंखों से ऊपर से देख रही थी। और फिर इसके बाद वो अपना मुंह खोलना शुरू करती है। धीरे धीरे मैं उसको देख सकता था और वो अपना मुंह खोलते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका जबड़ा टूट चुका हो। उसका वो खुला हुआ मुंह धीरे धीरे उसके चेहरे को कवर करने लगा था और उसकी वो डरावनी आंखें भी अब फैलने लगती है और उसका वो सर, वह बहुत जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। वो अपना सर इतनी ज़्यादा तेजी से हिला रही थी कि उसका चेहरा तक मुझे अब धुंधला दिख रहा था और मैं उस वक्त तक बहुत ज़्यादा डर चुका था। और डर क्या, वो मंजर देखकर तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा भयानक था। और वो इसके बाद मेरी तरफ झुकने लगती है। उसका मुंह इतना बड़ा खुल चुका था कि उस वक्त तक वो मुझे पूरा का पूरा निगल सकती थी, लेकिन फिर अचानक से मेरी बॉडी एक्शन लेती है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था और मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी, मैं उसको उसी ताकत के साथ धक्का देता हूँ और फिर मैं सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ। मैं उसको अपने पीछे साफ साफ महसूस कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी बहुत मुश्किल से उस घर से बाहर भागता हूँ और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा सीधा अपनी बाइक उठाता हूँ और सीधा अपने एक दोस्त के घर जाता हूँ। मैं उस बाइक को भी बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे तैसे मैं अपने दोस्त के घर पहुंचता हूं और फिर मैं लिविंग रूम में जाता हूं।
मेरी वो घबराई हुई हालत देखने के बाद मेरा दोस्त रोहन मेरे पास आता है और वो मुझे पूछता है, क्या हो गया तुझे? मैं उस वक्त कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। मेरे होंठ भी कांप रहे थे। मैं, मैंने उसको देखा, वो बेसमेंट में थी। और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और मैं उससे बोलता हूँ, यार वो असली है, वो मेरे बेसमेंट में है। रोहन मुझे जैसे तैसे शांत करता है और मुझे आज रात वहीं रुकने को बोलता है। और मैं खुद भी उस घर में किसी भी हालत में नहीं जाने वाला था। पार्टी का शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उस रात मैं रोहन के घर पर ही रुकता हूँ। लेकिन उस रात नींद मुझे 1% भी नहीं आ रही थी। मैं बस वहाँ सोफे पर लेटा ऊपर दीवार को घूरता जा रहा था। मेरे दिमाग में बेसमेंट वाला इंसिडेंट ही घूम रहा था। मैं जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता, मुझे मुझे वही उस औरत की बढ़ती हुई ऊंचाई और उसका वो खुलता हुआ मुंह, जिसके खुलने की कोई हद नहीं थी, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे समझाता रहा, तू बस एग्जॉस्ट है, तू पागल नहीं है, तुझे बस रेस्ट की ज़रूरत है, तू रेस्ट कर। लेकिन मैं उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी भयानक चीज़ जो आज मैं अपनी बेसमेंट में देख कर आया, ऐसी चीज़ तो मैं कभी भी अपने दिमाग से नहीं बना सकता था। और वो रात मैं बहुत मुश्किल से काटता हूँ, क्योंकि उस पूरी रात में एक छोटी सी भी आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और फिर अगला दिन आता है और फिर मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या मैं उसके घर कुछ और दिन रह सकता हूँ, जिस पर कि मेरा दोस्त हाँ में जवाब देता है। और धीरे धीरे ऐसे ही पहला हफ्ता गुजर जाता है और धीरे धीरे वो भारीपन, वो डर, वो मेरे अंदर से ख़त्म होता जा रहा था। और उस डर की जगह एक अजीब सी थकान ले लेती है। और फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती चली गई और कुछ दिन तो इवन मैं रात को भी सो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो एक बहुत बुरा सपना धीरे धीरे टूट रहा हो। और फिर हर वो दिन जब जब वो मुझे नहीं दिखती, मेरा यकीन बढ़ता चला गया कि वो असली नहीं थी। शायद मेरा दोस्त सही था, ये सब थकान की वजह से हो रहा था और मेरा दिमाग खुद ही हेलुसिनेट कर रहा था। अब कुछ दिनों में मैं अपने घर चला गया था और वो बेसमेंट का इंसिडेंट अब काफ़ी दूर हो चुका था। और फिर रोहन मुझे एक दिन अपने घर चाय पर भी बुलाता है और वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं अब ठीक हूँ, और मैं उसे हाँ में जवाब देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और फाइनली मैं सोचता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है और इन सब चीज़ों से अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन फिर कुछ होता है। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैंने वो फ़ोटोज़ तो डिलीट कर दी थी, लेकिन डिलीट करने के बाद भी वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती। डिलीटेड फ़ोटो हमेशा रिसाइकल बिन में 30 दिन तक रहती है। और फिर ये थॉट जैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं फिर से बेचैन हो चुका था। वो फ़ोटो, शायद वो अभी भी वहीं पर थी। और फिर धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी मुझ पर भारी पड़ने लगी। मैं अपने फ़ोन को खोलता हूँ और अपने गैलरी के रिसाइकल बिन को खोलता हूँ। शुरू में बस मुझे रैंडम फ़ोटोज़ मिलते हैं। फिर मैं उस दिन की सेल्फी तक पहुँचता हूँ। मैं स्क्रॉल करता गया और उस एक पल के लिए खुद को रेडी करता गया कि वो मुझे अब दिखने वाली है। और फिर एक के बाद एक फ़ोटो में मैं बस खुद को देख सकता था और किसी को भी नहीं। और इसके बाद मैं खुद पर ही हंसने लगता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। वो सब कुछ नींद की वजह से हो रहा था। और फिर अचानक से मेरी नज़रें एक फ़ोटो पर जाती है, एक आखिरी फ़ोटो पर। और इस बार वो मुझे दिखती है। और उस फ़ोटो में ना वो पीछे थी और ना कोने में, वो सीधा सामने थी, पूरी की पूरी स्क्रीन में।
मैं उसको देख सकता था। उसका वो चेहरा पहले से ज़्यादा क्लियर और डरावना नज़र आ रहा था। उसकी वो आंखें सीधा मुझे ही देख रही थी और मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि वो कभी फ़ोटोज़ में इतनी साफ थी ही नहीं। मैं जल्दी से अपने दोस्त रोहन को मैसेज छोड़ता हूँ। मैं उसे जल्द से जल्द मेरे घर आने को बोलता हूँ। मेरा दिमाग उस वक्त तक सुन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि मानो मैंने उसको देखा ही ना हो। मैं अपने फ़ोन में कुछ और देखने लगता हूँ। कभी मैं कोई भी वीडियो खोल देता तो कभी मैं ऑलरेडी रीडिट टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ने लगता, और फिर इतने में मुझे रोहन की रिप्लाई दिखते हैं। उसने एक के बाद एक मैसेज छोड़े हुए थे और आखिर में उसका मैसेज था कि वो दरवाजे पर खड़ा है। वो दरवाजे पर ही था, लेकिन मेरी हिम्मत वहाँ तक जाने की नहीं हो रही थी। और फिर इतने में मेरा फ़ोन उसकी कॉल से रिंग होता है। मैं उसकी कॉल पिक करने ही वाला था कि कॉल अपने आप ही कट हो जाती है, और फिर मेरे फ़ोन की उस काली स्क्रीन में मैं उसी औरत को ठीक अपने पीछे देख सकता था। वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी और फिर वो पहली बार कुछ बोलती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, निकल जाओ। और उसका इतना बोलते के साथ ही मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मेरा दोस्त मेरे सामने ही खड़ा था और मेरी हालत देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। मैं उसको बताता हूँ कि वो अभी भी यही है और अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकने वाला, और मैं सीधा सीधा बिना पीछे पलटे उसके साथ उसके घर चले जाता हूँ। उसके बाद मैं उसको सब कुछ बताता हूँ कि वो सब मेरा हेल्यूसिनेशन नहीं था, वो सच में वही है, और वो वहीं थी और वो वहीं पर ही रह रही है। मेरी ये सब बातें सुनकर मेरे साथ जो भी हो रहा था, रोहन मुझे सब कुछ मेरे घर वालों को बताने के लिए बोलता है, और मैं उसी वक्त अपने घर वालों को कॉल कर कर सब कुछ बता देता हूँ, और वो लोग भी मुझे उस जगह को छोड़ने के लिए उसी वक्त बोलते हैं। और इसके बाद मैं जैसे तैसे अगले ही दिन अपने कुछ दोस्तों की हेल्प लेकर उस घर को खाली कर देता हूँ, और अब मैं दूसरे घर में रहता हूँ। मुझे यहाँ अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। मुझे लगता है वो घर ही हॉन्टेड था, और उससे पहले वो घर उसका था। कभी कभी कुछ एंटिटी इस दुनिया से नहीं जाती, बल्कि वो यहीं की कुछ चीज़ों से जुड़ जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और उन चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और क्रीपी टॉक एंड हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।